हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एकेडमिक विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने जा रहे हैं, मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं मैसूर के बारे में, थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैसूर क्या था कि मध्यकालीन भारत का एक बहुत ही महान साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य। उसका ही एक छोटा सा अंश था। जब 1565 में तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य लगभग समाप्त हो जाता है, तो उसके जो छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं उसी का एक भाग था। और उसी में से ये 1612 में वोडेयार डायनेस्टी नाम का एक हिंदू डायनेस्टी इमर्ज होता है, उसकी स्थापना होती है। इसके एक राजा थे चिक्का कृष्णराज वोडेयार। इनका कार्यकाल था 1734 से 1766 का दौरान का। ये कोई बहुत महान राजा नहीं थे, एक कमजोर थे और नाम मात्र के शासक थे। इनके कार्यकाल के दौरान दो मंत्री थे, नंदराज और देवराज। ये दोनों मंत्री रियल पावर में थे, यानी कि राजा से ज़्यादा इनका जो था वो हस्तक्षेप होता था किसी भी कार्य में। तो जब राजा वीक पड़ जाते हैं तो क्या होता है कि जो उस वक्त के जो प्रोमिनेंट जो रूलर्स थे, जैसे कि मराठा हो गए या फिर हैदराबाद के जो निज़ाम हो गए, ये क्या करते थे कि बार बार अटैक करते थे इस साम्राज्य पे, वोडियार डायनेस्टी के क्षेत्र पे, और उनसे ह्यूज कंपेंसेशन, अधिक मात्रा में कंपेंसेशन लेते थे कि युद्ध के हट जाने के तौर पर। इससे क्या होता है, इससे दो चीज़ होता है। एक तो आर्थिक तौर पर, यानी कि इकोनॉमिकल लॉस होता है। तो इकोनॉमिकली लॉस होगा तो कमज़ोर हो जाएंगे इकोनॉमिक रूप से, और पॉलिटिकली तो कमज़ोर थे ही, क्योंकि राजा नहीं थे ये बहुत ही ताकतवर। तो इस तरीके से ये साम्राज्य धीरे धीरे बहुत कमज़ोर हो गया। लेकिन इनकी सेना में एक व्यक्ति था जिसका नाम था हैदर अली। वो बहुत ही एक अच्छा सा सैनिक था। धीरे धीरे वो ऊपर की ओर बढ़ता है और इनके जो दो मंत्री थे, उन मंत्रियों की सहायता से ये हैदर अली वहाँ का शासक बन जाता है। और शासक बनने के बाद ये रिवाइव करने का कोशिश करता है मैसूर को रिवाइव कर भी लेता है। ये काफ़ी एक 18वीं शताब्दी जो थी उसके लेटर पार्ट में, यानी कि 1750 के बाद के समय में मैसूर को एक सशक्त साम्राज्य के रूप में वो प्रेजेंट करता है। वो कैसे करता है, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान फ्रेंच का भी रहता है। फ्रेंच से इसको बहुत मदद मिलती है, चाहे वो पश्चिमी तरीके से, वेस्टर्न तरीके से अपने सैनिक को ट्रेनिंग देना हो, या फिर डिंडीगुल जो कि तमिलनाडु में एक जगह है, वहाँ पे आर्म्स फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करना हो, उसमें भी फ्रेंच का बहुत बड़ा योगदान था। वो एक बहुत अच्छा डिप्लोमेट भी था, जिसके कारण उसने बहुत सारे टेरिटरी को अपने कब्जे में लिया था बिना युद्ध किए हुए। और इस तरीके से मैसूर जो था वो एक खतरा बन गया था। किसके लिए? ब्रिटिश के लिए। खतरा बनने का दो रीज़न था। मैसूर खुद में मजबूत हो रहा था, और दूसरा उसकी नज़दीकी किसके साथ थी? फ्रेंच के साथ थी, जो कि ब्रिटिश के दुश्मन थे। और ब्रिटिश चूंकि अभी बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास में थे, बंगाल में उनका जो विजय अभियान सक्सेसफुल हुआ था उस कारण से, तो वे कहीं ना कहीं नहीं चाह रहे थे ऐसा कि कोई क्षेत्रीय राज्य इस तरीके से डेवलप हो। तो इसी सब कुछ रीज़न की वजह से मैसूर वार का जो है सिनारियो तैयार होता है। आगे देखते हैं। तो पहला जो एंग्लो मैसूर वार था वो 1768 से 1769 के दौरान होता है, 1767 टू 1769। ये कई बार पूछा गया है डेट। इसका कारण था दो इम्पोर्टेंट कारण। पहला तो हैदर अली की फ्रांस से नज़दीकी, ये बहुत बड़ा कारण हो जाता है। और दूसरा जो कुछ सीमा विवाद था, बॉर्डर डिस्प्यूट था, किसके खिलाफ? तो मैसूर का था निज़ाम जो थे हैदराबाद के, उनके साथ था। कर्नाटक के नवाब थे, उनके साथ था। दोनों के साथ, क्योंकि दोनों को कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि हैदर अली बड़ा राजा बन रहा तो ये छोटे छोटे राज्यों को दबा देगा। तो ये सभी अंग्रेज के पास चले जाते हैं, मराठा भी अंग्रेज के पास चले जाते हैं, और तीनों मिलकर एक त्रिगुट तैयार करते हैं, एक ट्राई पार्टी अलायंस तैयार करते हैं, जिसमें कि अंग्रेज होते हैं, मराठा होते हैं और हैदराबाद के निज़ाम होते हैं। और ये किसके खिलाफ तैयार करते हैं? तो हैदर अली के खिलाफ तैयार करते हैं। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि हैदर अली एक अच्छा डिप्लोमेट था, उसने क्या किया कि निज़ाम को अपने में मिला लिया, उसको उससे कुछ संधि कर ली और उस निज़ाम को अपनी ओर कर लिया। मराठा जो थे उनको वापस महाराष्ट्र भेज दिया। तो वो क्या ऐसे तो नहीं चले जाते, उनके साथ भी कुछ किया। तो 18 लाख रुपए उनको दे दिए और कोलार जिला दे दिया, जहाँ का वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे। तो मराठा को पैसा चाहिए था, वो भी वापस चले गए।
तो अब क्या हुआ, अंग्रेज अकेले बच गए और इसी का फायदा उठा करके हैदर अली ने अंग्रेजों के जो मद्रास प्रांत थी उसके ऊपर हमला बोल दिया और वहां पर अंग्रेजों को हरा दिया। जब अंग्रेज हार गए तो उनको मजबूरी में संधि करनी पड़ी, चूंकि संधि मद्रास में हुई इसलिए इसको मद्रास की संधि या ट्रीटी ऑफ मद्रास के नाम से जानते हैं। इसका डेट जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछ दिया गया है कि ट्रीटी ऑफ मद्रास कब हुआ था और एग्जैक्ट डेट पूछ देता है। तो 4 अप्रैल 1769, 4 अप्रैल 1769 को ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ था। इस ट्रीटी ऑफ मद्रास के तहत क्या हुआ था कि जितने भी युद्धबंदी थे हैदर अली के पास और जितने भी युद्ध बली अंग्रेज के पास थे वो दोनों एक्सचेंज कर लिए और साथ ही साथ जो दोनों पार्टी एक दूसरे का जो क्षेत्र जीता था जिन्होंने, वो भी एक दूसरे को लौटा दिया। नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पे ये ट्रीटी हुई थी। और इसमें एक इस वक्त का इंपॉर्टेंट है जो बहुत सारे प्रीलिम्स एग्जाम में पूछ देता है कि ट्रीटी ऑफ मद्रास जो हुआ था उस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड बेरेलस्ट थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। अब इसमें एक और पॉइंट ट्रीटी ऑफ मद्रास का इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि मैसूर को यह वादा किया गया था अंग्रेजों की तरफ से कि अगर कोई भी बाहरी शक्ति मैसूर के ऊपर आक्रमण करती है तो उस केस में ब्रिटिश जो है वो मैसूर की रक्षा करेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या हुआ, ये प्रॉमिस तो कर दिए अंग्रेज, लेकिन सेकेंड एंग्लो मैसूर वार इसी कारण से हुआ, इस प्रॉमिस को न पूरा कर पाने के कारण। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार का जो पीरियड है वो 1780 से 1784 का है। इसमें क्या होता है, इसकी शुरुआत का जो एक तरीके से जड़ जो बेस तैयार होता है वो कैसे होता है कि 1771 में 1771 में मराठा जो थे उन्होंने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर, हैदर अली के ऊपर। और संधि के तहत अंग्रेजों को हैदर अली की रक्षा करने के लिए आना चाहिए था लेकिन वो नहीं आए। तो हैदर अली को इससे कहीं ना कहीं धोखा महसूस हुआ, चीटेड फील किए कि ये संधि हमारे साथ गलत की गई है। और सिर्फ ब्रिटिश ने इनका साथ तो नहीं दिया लेकिन एक ने साथ दे दिया। किसने साथ दे दिया, तो फ्रेंच जो कि ब्रिटिश के प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने साथ दे दिया। और माहे नाम का एक जगह था कोरोमंडल कोस्ट के पास, उसके थ्रू जो भी युद्ध सामग्री होती थी वो हैदर अली को पहुंचाते रहे। इस चीज पे ब्रिटिश की नजर थी। उन्होंने क्या किया कि माहे नामक जगह पे आक्रमण करके और उस पर कब्जा कर लिया। अब जब ये कब्जा हुआ तो इससे हैदर अली को काफी नुकसान हुआ क्योंकि उनके लिए एक क्षेत्र था जहां से उनको मदद मिलती थी लेकिन वो अब बंद हो गया। तो माहे के कब्जा होने के बाद अब हैदर अली ने क्या किया, उन्होंने त्रिपक्षीय एक संधि कर ली मराठा के साथ और हैदराबाद के निजाम के साथ। और ये तीनों मिलके क्या किए कि ऑरकॉट जो कि कर्नाटक में एक जगह है उसके ऊपर आक्रमण करके ब्रिटिश को हरा दिया और उस पर कब्जा कर लिया। अब कब्जा करने के बाद इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश को हरा दिया, वहां पे कब्जा कर लिया। इससे ब्रिटिश तिलमिला गए। उन्होंने क्या किया कि निजाम जो थे हैदराबाद के, उनको प्रॉमिस कर दिया कि हम आपको गुंटूर का क्षेत्र दे देंगे। और जो मराठा जो थे उनके साथ सलवाई की संधि हो गई थी दौरान, तो मराठा इस युद्ध से दूर चले गए और निजाम को जो चाहिए था उसको देने का उन्होंने वादा कर दिया। तो मराठा भी चले गए और निजाम भी चले गए। इस बार हैदर अली अकेले पर गए, लेकिन हैदर अली काफी साहसी थे और उन्होंने युद्ध किया। हालांकि वो हार गए और 1782 में 1782 में वो हार गए और उनकी मृत्यु हो गई उसके कुछ दिनों के बाद कैंसर से। इस युद्ध को टीपू सुल्तान जो कि हैदर अली के पुत्र थे उन्होंने आगे बढ़ाया और लगभग 1 साल तक ये युद्ध चला जिसका कि कोई खास परिणाम नहीं निकला। अब क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जब युद्ध का कोई खास परिणाम नहीं निकला तो दोनों पक्षों ने शांति प्रस्ताव लिया और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर पे साइन कर लिया 1784 में। इसमें भी वही हुआ, जो भी एक दूसरे का जो जीता हुआ क्षेत्र था वो लौटा देना था और एक दूसरे के जो वार प्रिजनर्स थे, जो कैदी थे, वो भी एक दूसरे को लौटा देना था। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये युद्ध टीपू सुल्तान के लिए कूटनीतिक विजय का काम किया। ये कूटनीतिक विजय था उसके लिए, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो था उसके बाद। और ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो साइन हो रहा था तो साइन किया था लॉर्ड मैक्रेंटी ने, लेकिन उस वक्त जो गवर्नर जनरल था बंगाल प्रांत का वो वारेन हेस्टिंग था। चलिए अब देखते हैं तीसरा युद्ध, थर्ड एंग्लो मैसूर वार। थर्ड एंग्लो मैसूर वार का जो पीरियड था वो 1790 से 1792 का था।
इसमें क्या होता है, इसका जड़ बनता है त्रावणकोर का राज्य। ट्रावनकोर का राज्य क्या करता है कि जो डच भी एक यूरोपीय कंपनी थी जो कि उस वक्त भारत में थी, उससे क्या होता है, कुछ क्षेत्र कोचिन का ट्रावनकोर के जो शासक थे वो खरीद लेते हैं। लेकिन ओरिजिनली वो जो क्षेत्र था कोचिन का, वो टीपू सुल्तान के अंदर आता है। टीपू सुल्तान को ये लगा कि ये उसके साम्राज्य को चुनौती मिल रही है ट्रावनकोर से, तो उसने क्या किया कि ट्रावनकोर के ऊपर अटैक कर दिया। ट्रावनकोर के ऊपर आक्रमण जो करने के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश इसमें उसके साथ आ गए, ट्रावनकोर के साथ, और ट्रावनकोर का उन्होंने सहायता किया। इसमें भी ट्रिपैरिटी अलायंस थी, और फिर हर बार की तरह इस बार भी वही दोनों अलायंस थे, निज़ाम और मराठा, और तीनों मिला के टीपू सुल्तान को हरा दिए। 1792 में टीपू सुल्तान की हार हुई, और इस हार के साथ टीपू सुल्तान को जो एक संधि करनी पड़ी, श्रीरंगपट्टनम की संधि, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम 1792। ये बहुत बार पूछा गया है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ हुई थी, कब हुई थी, किस युद्ध के बाद हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है संधि। ये बहुत ही शर्मनाक संधि थी टीपू सुल्तान के लिए, क्योंकि इसका जो क्षेत्र था मैसूर का, उसका आधा से ज़्यादा क्षेत्र, हाफ ऑफ इट्स टेरिटरी, ब्रिटिश को दे देना पड़ा इसको इस संधि के तहत। और उतना ही नहीं, वार के हट जाने यानी कि युद्ध हट जाना, वार कंपेंसेशन के रूप में 3 करोड़ रुपए चार्ज किए गए टीपू सुल्तान के ऊपर। और उतना पैसा चूंकि टीपू सुल्तान तुरंत नहीं दे पाए, उन्होंने सिर्फ 50% पैसा दिया, 1.5 करोड़। तो इसके 2 बेटे थे टीपू सुल्तान के, तो टीपू सुल्तान के 2 बेटों को ब्रिटिश ने अपने यहाँ बंदी बना के रख लिया तब तक के लिए, जब तक कि ये आधे पैसे मिल नहीं जाते। ये काफ़ी फजीहत वाला संधि था टीपू सुल्तान के लिए। नेक्स्ट है अब चौथा और अंतिम एंग्लो मैसूर वार, जो कि 1799 में होता है। टीपू सुल्तान और इंग्लिश दोनों जो थे, सो इस बीच का जो पीरियड मिला 1792 से लेकर के 1799 के दौरान, चूंकि वो युद्ध लंबा चला था तो युद्ध से सबको नुकसान होता है। दोनों अपने आप को मजबूत करने में 7 साल को लगा दिए। इस दौरान क्या हुआ कि टीपू सुल्तान ने सारे पैसे भी लौटा दिए और अपने बेटों को छुड़ा लिया। अपने बेटों को छुड़ाने के बाद क्या किया कि ये पीरियड चल रहा 1799 का। इस दौरान एक नए गवर्नर जनरल आए। उस गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। ये साम्राज्यवादी सोच के थे। ये किसी भी तरीके से चाहते थे कि जो हमारा जो साम्राज्य है, जो ब्रिटिश साम्राज्य है, वो सुरक्षित रहे किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से या फिर इंटरनल फैक्टर से। अब टीपू सुल्तान जिसकी नज़दीकी किसके साथ थी, फ्रांस के साथ थी, और उसी वक्त फ्रांस का एक व्यक्ति यूरोप में अभियान कर रहा था और उसका अगला निशाना भारत की तरफ था। क्योंकि भारत ब्रिटिश का साम्राज्य था और ब्रिटिश से उनकी दुश्मनी थी, इसलिए उनका अगला ठिकाना भारत हो सकता था। ये एक संभावित खतरा था। इस खतरे से निपटने के लिए उस व्यक्ति का नाम क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट, जिसको हम इतिहास में लिलीपुट के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है कि लॉर्ड वेलेस्ली इसी खतरे के अंदेशा को भांपते हुए टीपू सुल्तान के पास एक प्रस्ताव देते हैं, सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि का प्रस्ताव देते हैं, जिसको कि टीपू सुल्तान जो है वो मना कर देते हैं। अब लॉर्ड वेलेस्ली के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त हो गया, क्योंकि नेपोलियन का खतरा, उसके साथ ही साथ टीपू सुल्तान की फ्रांस से नज़दीकी। तो लॉर्ड वेलेस्ली के पास दूसरा कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने क्या किया कि आक्रमण कर दिया टीपू सुल्तान के ऊपर। और आक्रमण करने के दौरान 17 अप्रैल 1799 को यह शुरू हुआ और 4 मई 1799, यानी कि बहुत ही कम दिनों तक ये युद्ध चला, और इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई और उसकी मृत्यु भी हो गई 1799 में। और ये आखिरी एंग्लो मैसूर वार था। इस वार में लॉर्ड वेलेस्ली के जो भाई थे आर्थर वेलेस्ली, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो इस तरीके से ब्रिटिश क्या करते हैं, मैसूर के मैक्सिमम पार्ट को, मैसूर का जो मैक्सिमम पार्ट था उसको अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। कुछ क्षेत्र मराठा को दे देते हैं, कुछ क्षेत्र हैदराबाद के निज़ाम को दे देते हैं, और एक छोटा सा क्षेत्र बचता है उसके ऊपर, जो कि हिंदू वंश था यहाँ पर पहले से, हैदर अली से पहले वोडियार वंश, उसके एक 2 साल के बच्चे को सिलेक्ट करते हैं और उसको राजा बना देते हैं। लेकिन वो भी नाम मात्र का ही राजा बनता है, और उसके साथ क्या करते हैं, वो सब्सिडियरी अलायंस कर लेते हैं। इस तरीके से मैसूर पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हो जाता है। अब नेक्स्ट है, एक स्लाइड है, ये
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है। एंग्लो मैसूर वार है, तो पहला एंग्लो मैसूर वार, उसका जो पीरियड है 1767 से 1769, वो किस संधि के तहत खत्म हुआ? तो ट्रीटी ऑफ मद्रास के संधि के तहत। ये किस गवर्नर जनरल के टाइम पे हुआ? तो लॉर्ड बेरेलस्ट के टाइम पे हुआ। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार जो था उसका पीरियड 1780 से 1784 था, और ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के तहत समाप्त हुआ। इस वक्त जो गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग थे। थर्ड एंग्लो मैसूर वार जो था वो 1790 से 1792 के दौरान हुआ, और ये ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के तहत खत्म हुआ, और इस वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्नवालिस थे। 1799 में फोर्थ और अंतिम एंग्लो मैसूर वार हुआ, और चूंकि इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो इसलिए इसमें कोई संधि की जरूरत नहीं पड़ी। इस वक्त जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड वेलेस्ली थे। तो ये हमारा आखिरी स्लाइड था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।